आरज़ू बात सुनो मेरी। रुखसार बेगम उसके कमरे में एंटर करती बोली। आरज़ू ने इन्हें देखते खफकी से रुख मोड़ लिया। मुझे बात नहीं करनी है आपसे मामा। आरज़ू मुँह फुलाकर बोली थी। रुखसार बेगम उसके पास जाती बेड पर बैठ गई। आरज़ू मेरी बात तो सुनो, मेरी प्यारी बेटी हो ना, वो मोहब्बत से बोली। आरज़ू की आंखें निम हुई थी। कैसे उसकी माँ ने उस पर यकीन नहीं किया था। वो जिससे यकीन की तवक्को नहीं करती थी, वो सबके सामने उसके लिए हर किसी से लड़ गया था। वो सब देखकर मुझे शौक लगा था। अच्छा इधर देखो। रुखसार बेगम उसका हाथ पकड़े बोली। आरज़ू ने अभी भी मुंह बनाया हुआ था। देखा दनियाल कितना अच्छा है बेटा, रुखसार बेगम मोहब्बत से बोली थी। आरज़ू ने नजरें उनके चेहरे पर जमाई। आप दनियाल की तारीफ करने आई हैं मामा, उसका फर्ज था ये। आरज़ू दनियाल की शुक्रगुजार तो थी, लेकिन वो मानने से इनकारी थी। तभी सुकून से बोली, और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है आरज़ू? आखिर तुम मुझे बताओ, तुम्हें इन सब चीज़ों से रोक कर क्या गलत किया है उसने? देखो क्या हुआ आज। फिर भी वो तुम्हारी तरफ खड़ा रहा। रुखसार बेगम मोहब्बत से बोली थी। आरज़ू ने लब काटते माँ को देखा। तुम बीवी हो उसकी, समझो मेरी बात। अगर ऐसा ही रवैया रखोगी तो दनियाल तुमसे दूर हो जाएगा। रुखसार बेगम उसके हाथों पर दबाव देते बोली थी। आरज़ू ने माँ को देखा। सच्ची मामा? उसकी आंखों में चमक उभरी। रुखसार बेगम ने हैरत से बेटी को देखा। वो लब भेज गई। इन जाने कब अक्ल आएगी आरज़ू खान को। आरज़ू जब शौहर को बीवी से तवज्जो ना मिले तो वो बाहर तवज्जो तलाश करता है। दनियाल का हम सबको पता है, वो शरीफ लड़का है, लेकिन है तो मर्द ही ना। बेहतर है तुम उसके और अपने रिश्ते को मौका दो। रुखसार बेगम उसे आंखें दिखाती बोली। आरज़ू ने माँ को देखा। उसे अजीब सा एहसास हुआ था। क्या दनियाल उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता था? मामा वो मैं आरज़ू बीबी छोटे साहब कह रहे हैं, इन्हें काफ़ी बनाकर दे जाएं। फिरोजा दरवाजे पर खड़ी बोली थी। आरज़ू ने माँ को देखा। कुछ पहले जो बातें रुखसार बेगम ने कही वो उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन अब दनियाल का ये ऑर्डर देख ले मामा, नुकरानी समझ रहा है मुझे, आरज़ू मुंह बनाकर बोली थी। रुखसार बेगम ने माथा पीटा। उसे समझाना फजूल तरीन था। पागल लड़की, वो शौहर है तुम्हारा, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। रुखसार बेगम ने उसे आंखें दिखाते कहा था। उठो जाओ, काफी बनाकर देकर आओ उसे। रुखसार बेगम उसे बाजू से पकड़ते उठाते हुए बोली। आरज़ू नाना करती रह गई। उसे बेसाख्त उस दिन की इंसल्ट याद आई थी जब वो बड़ी मुश्किल से दनियाल के लिए काफी बनाकर लेकर गई थी। मैं बनाती हूँ, तुम देकर आओ। आरज़ू बेजारी से खड़ी रही थी। रुखसार बेगम ने काफी बनाई, उसे थमा दी। आरज़ू थर्ड फ्लोर के फर्स्ट रूम की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने गहरा सांस भरते दरवाजा खोला था। आप पलोशा, ओके ठीक है, कल मिलते हैं। दनियाल की पुश्त आरज़ू की तरफ थी, तभी वो उसे देख नहीं पाया था। दनियाल ने फ़ोन कान से हटाते टेबल पर रखा। जब वो पलटा तो काफ़ी आरज़ू लिए खड़ी थी और साथ तीखी नज़रों से दनियाल को घूर रही थी। लाओ। दनियाल ने काफी उसके हाथ से लेते टेबल पर रख दी। अलमारी की जानिब बढ़ते एक शर्ट निकाल कर सोफे पर रखी। अपना सामान शाम तक यहाँ शिफ्ट कर देना। मैं जब दोबारा वापस ऑफिस से आऊँ तो तुम मुझे मेरे कमरे में मिलो और मेरी शर्ट प्रेस कर दो। दनियाल तेजी से बोला, साथ काफी के घूंट भर रहा था। आरज़ू ने तीखी तिवरियां चढ़ाए उसे देखा। पलवशा कौन है? वो लाभ काटते बोली। ये एक इत्तेफाक ही था कि थोड़ी देर पहले रुखसार बेगम उसे समझा रही थी और अब दनियाल को किसी लड़की से बात करते आरज़ू ने सुन लिया था। शर्ट प्रेस कर दो। उसकी बात को सिरे से इग्नोर करते वो आखिरी घूंट भरते कप टेबल पर रखते बोला और वहां से वॉशरूम की जाने बढ़ा। आरज़ू तेजी से उसके सामने आई थी। पलवशा कौन है? आपका चक्कर चल रहा है? आरज़ू सर ऊपर उठाए बोली थी। उसकी बात सुनते दनियाल सफीर खान के माथे पर सलवटें उभरी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो तिवरी चढ़ाकर बोला। आरज़ू ने उसके तने चेहरे को देखा। कौन है फिर पलवशा? आरज़ू खान फिर से बोली। उसके लहजे में बेचैनी थी। दनियाल ने आंखें छोटी करते उसे घूरा। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो अब पर आरज़ू। वो उंगली उठाकर बोला। आरज़ू का यूं बोलना उसे पसंद नहीं आ रहा था। बताएं फिर कौन है वो? मैं बीवी हूँ आपकी। आरज़ू दो कदम मजीद आगे बढ़ते बोली। दनियाल ने लब भेज लिए थे। गर्लफ्रेंड है मेरी। अब मेरी शर्ट प्रेस करके दो। सीने पर बाजू बांधते आरज़ू खान की जलन से लुत्फ़अंदोज़ होते वो सुकून से बोला। आरज़ू ने उसके सुकून अमेज़ चेहरे को देखा। तो फिर उसी से शर्ट भी प्रेस करवा ले, नौकरानी नहीं हूँ मैं आपकी। आरज़ू कुड़ते दिल के साथ बोली थी। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था दनियाल पर। अच्छा हुआ जान छूट जाएगी। बीवी तो हो ना? वो सामने खड़ी छोटी सी आफत को देखते बोला। तो नौकरानी नहीं हूँ जो शर्ट प्रेस करूँ, बीवी वाले काम दे। आरज़ू तड़क कर बोली थी। उफ खुदाया, क्यों मामा ने मेरे जहन में ऐसी बातें डाल दी। भाड़ में जाई, ये वो सोच कर रह गई। ठीक है गोमी,
टिप लिप किस। वो उसके चेहरे झुकते बोला। उसकी भारी आवाज और गर्म सांसों ने आरजू का चेहरा धक्का दिया। वो आंखें फाड़े उसकी घोर अफसानी सुनने लगी थी। बीवी वाले काम करो। कोई कंधे उचकाते वो लापरवाही से बोला। आरजू के हलक में गिल्टी से उभरी। उसने कदम पीछे की जानिब लिए कि कर देती हूँ शर्ट प्रेस, लेकिन ये मत समझना मैं डर गई हूँ तुमसे। मैं सबको बताऊंगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मुझे नहीं आना तुम्हारे कमरे में कभी भी। उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो उसकी साइड से होती आगे बढ़ी थी। दनियाल ने दांतों तले लब दबाए। अब वो उसे कंट्रोल कर सकता था। नहीं डरती मुझसे। उसका बाजू जगड़े वो उसे अपने सामने करते बोला। आंसू अचानक आफत पर दस बैलेंस होती उसके सीने से टकराई थी। नहीं डरती, बल्कि मैं सबको बताऊंगी आपके अफेयर का। आंसू मुंह बनाते बोली। दनियाल ने उसकी हेजल आंखों में झांका। वो नजरें चुरा गया था। तो इसमें गलत क्या है आरजू खान? तुम्हें जलन हो रही है? वो इसका बाजू छोड़े उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करते उसे मजीद खुद में भेज दिया था। आरजू की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। वो बिल्कुल उसके साथ लगी हुई थी। उन दोनों में इंच भर का भी फासला नहीं था। मैं क्यों जलने लगी? उस मनूस मारी की वजह से जलने मेरी जूती, बल्कि वो भी ना जले। आरजू का लहजा लखड़ा गया। दनियाल की ब्लू आईज में चमक उभर गई थी। ठीक है, अच्छे से मेरी शर्ट प्रेस कर दो। मुझे पलवशा से मिलने जाना है। वो उसकी जानिब झुकते बोला। उसकी गर्म सांसों की तपिश ने आरजू की धड़कनें मुंतशिर कर दी थी। वेट, तुम ब्लश कर रही हो? दनियाल लब दबाकर बोला। आरजू ने बेशक चेहरा नीचे कर लिया था। दनियाल ने शहादत की उंगली से उसकी थोड़ी ऊपर की थी। आरजू के गाल सुर्ख हो रहे थे। आरजू खान, हुक्म चलाना चाहती हो तो पहले बीवी बन जाओ। वो उसके कान पर झुलसती सांसें छोड़ते आहिस्ता से कान की लो को लबों से काट गया। आरजू ने गहरा सांस भरा था। शर्ट प्रेस करो मेरी और शाम तक मेरे कमरे में पहुंचो और तैयार हो जाना। मेरे दोस्त ने इनवाइट किया है, वहां जाना है हमें, और अभी फिलहाल मुझे पलवशा के पास जाना है। वह आंखों में चमक लिए बोला और आरजू के वजूद को आज़ाद कर दिया। वो खुद वॉशरूम की जानिब बढ़ गया जबकि आरजू उसके अचानक बदलते तेवर देख अपनी तेज होती धड़कनों को महसूस करते दिल के मकाम पर हाथ रख गई। पलवशा के पास जाना है, अभी भेजती हूँ। वो मुंह फुलाकर बोली। दनियाल की सारी प्रेस की और बगैर प्रेस की शर्ट निकाल कर रखी और चेंजिंग रूम में गई। इस्त्री स्टैंड पर शर्ट रखी और इस्त्री ऑन करते फुल कर दी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला था। आरजू शर्ट दो। आरजू को कमरे में ना पाकर वो चेंजिंग रूम में आया था जहाँ वो इस्त्री स्टैंड पर झुकी हुई थी। दनियाल ने उसकी पुश्त को देखा। आरजू शर्ट दो। हाथ आगे बढ़ाते वो सुकून से बोला। ये जाने बगैर अगले ही लम्हे उसका सुकून गारत होने वाला था। आरजू ने पलटकर उसे देखा। वो शर्टलेस था। आरजू ने नजरें चुराई। शर्ट दो ना। दनियाल फिर से गोया हुआ। आरजू ने पीछे से शर्ट उठाकर उसके सामने की थी। दनियाल का मुंह खुल गया। शर्ट पर इस्त्री का निशान था। शर्ट जली हुई थी। आरजू मासूमियत से उसे देख रही थी। दूसरी कर दो। दनियाल लब भेजे बोला। उसे शदीद गुस्सा आने लगा था। उसने एक अहम मीटिंग में जाना था। आरजू ने पीछे से दूसरी शर्ट उठाते आगे की, वो भी जली हुई थी। दनियाल जबड़े भेज गया। फिर पीछे से इस्त्री स्टैंड से सारी शर्टें नीचे गिर गई जिन पर जगह जगह इस्त्री के जलने के निशान थे। जैसे देखते दनियाल को सामने खड़ी 5 फीट 4 इंच की आफत पर कहर आ रहा था। ये तुमने क्या किया? वो उसकी जाने बढ़ते सख्त लहजे में उसका बाजू दबोचे बोला था। गलती से हो गया, मुझे नहीं आते कपड़े इस्त्री प्रेस करने। आरजू खौफ से बोली क्योंकि दनियाल के इतने शदीद रिएक्शन पर उसे अब खौफ महसूस होने लगा था। तुमने ये जानबूझकर किया आरजू। तुम खान बहुत पछताओगी। तुम्हें तो मैं आकर देख लूंगा। वो दांत पीसते बोला था। माथे पर सलवटें रुमा हुई। आरजू के गले में गिल्टी उभर कर मदरू हुई थी। वो तनफन करता बाहर निकला और फिर रूम से ही बाहर निकल गया। माई डियर मामा, दनियाल सफी को ना मैं बाहर चैन से चीनी दूंगी ना घर के अंदर। आरजू हाथ झाड़ते बाहर निकली और फिर उसके कमरे से बाहर निकल गई। बस अब शाम को कहीं गायब हो जाना था। अहमद, तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे? रानिया बेचैनी से बोली। जैसे ही दूसरी जानिब से काम
कॉल रिसीव हुई थी, उसकी जान में जान आई थी। क्या करूँगा कॉल पिक करके? रानिया मेरी कौन सा तुमने माननी है? अहमद उदासी से बोला। रानिया को अपना दिल फटता महसूस हुआ, उसकी आंखों से आंसू जारी हुए थे। अहमद ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? वो रोते हुए बोली थी। दूसरी जानब एक गहरी सांस खारिज हुई थी। तुम मुझे ऐसा फील करवा रही हो रानिया, मैं घर में तुम्हारी शादी की बात करने वाला हूँ और तुम हो के मुझसे मिलना भी नहीं आ रही। अहमद जर्द होते बोला। रानिया ने लब कुचले। देख लो, अब भी तुम खामोश हो गई हो तो फिर ठीक है, सब खत्म कर देते हैं। दूसरी जानब अहमद की गुस्से से लबरेज आवाज़ उभरी। उसकी बात सुनते रानिया का दिल डूब कर उभरा। प्लीज़ अहमद, आप जानते हैं मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। मैं आ जाऊंगी मिलने। रानिया रोते हुए सिसकी थी। मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? चुप कर जाओ, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। मोहब्बत में डूबी आवाज़ पर रानिया ने अपने आंसू साफ किए। उसकी बातें तपते सहरा में ठंडे मीठे पानी की झील की मुदातिफ थी, सुकून बख्श थी। ठीक है, कल मुझसे मिलना, तुम्हारी जूनी के बाहर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अहमद मोहब्बत से भरे लहजे में बोला। रानिया ने जुकाम जद सांस खींचते यूं साबत में सर हिलाया जैसे वो सामने हो। फोन कट गया। रानिया ने आंसू साफ किए। वो फेयर रंगत की मालिक एक 21 साल लड़की थी जिसे अपने सीनियर अहमद से मोहब्बत थी। वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। वहाँ प्लेट में चम्मच हिला रही थी। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी जब जमशेद साहब की आवाज़ उभरी। वहाँ ने चौंक कर बाप को देखा। उसका दिल खौफ के साए तले धड़का था। जी बाबा, वो धीमे लहजे में बोली। एकदम ठंडे पसीने आने लगे थे उससे, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अब मैं और आपकी मम्मा आपकी शादी करना चाहते हैं। मेरी नज़र में एक लड़का है, आप कल मिल लेना। जमशेद साहब चावलों का चम्मच मुंह में रखते बोले थे। सब लोग खामोशी से खाना खा रहे थे। वहाँ सिर्फ महराज और दुनियाल नहीं थे। हाँ बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, महालब कुचलते मध्यम आवाज में बोली। जमशेद साहब ने सर उठाकर उसे देखा। क्यों बेटा, आपकी एज हो रही है शादी की, आप मिल लो एक बार लड़के से। जमशेद साहब ने चम्मच प्लेट पर रख दिया। अब उनकी पूरी तवज्जो महा पर थी, जो बुरी तरह फंस चुकी थी। आरजू ने महा को देखा। उसे महा की बेबसी साफ नजर आ रही थी। बड़े पापा, अभी तो महा पढ़ रही है ना? आरजू ने मुस्कुरा कर कहा था। महा ने आरजू को देखा। हाँ बेटा, लेकिन पेपर्स के बाद ही होगी शादी, डोंट वरी, अभी तो मिलना है। जमशेद साहब भी जवाबा मुस्कुरा कर बोले थे। आरजू हल्का सा मुस्कुराई। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था महा को बचाने का। महा, कल सुबह आप मिल लेना बेटा, जमशेद साहब मुस्कुरा कर बोलते। खाने की टेबल से उठकर वहां से चले गए। चलो जी, एक और छिपकली हमारे घर से दूसरे घर से चिपक गई। अली की जबान पर खुजली हुई थी। वो हंसते हुए बोला। आरजू ने खुरखार नजरों से उसे देखते चम्मच उसकी तरफ फेंका जो उसके कंधे पर लगा था। जाहिल, आरजू मुंह बनाकर बोली। उसे छुपाना था। फिलहाल महा का मसला वो सुबह देख लेगी। वो महा को आंखों ही आंखों में तसल्ली देती वहां से चली गई थी। पैकिंग हो गई। आयशा को देखते वो जुजलत में बोला। आयशा सोफे पर बैठी थी। मेराज लब दबा गया। ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठी हो यार? कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? मेराज सोफे पर बैठते उसका रुख अपनी जानिब करते बोला। आयशा ने आंसू से लबरेज आंखों से उसे देखा। एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, बहुत अहम मीटिंग है, जाना पड़ेगा। ऐसे भेजोगी मुझे? मेराज उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरता दोनों अंगूठों से इसके आंखें साफ कर गया। वैसे भी तुम्हारे फाइनल्स है ना, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, उसके बाद मुझे तुम्हें भी पढ़ना है। वो गंभीर लहजे में बोलता। उसकी पेशानी पर मोहब्बत से लब रख गया। ऐशा ने धड़कते दिल के साथ आंखें बंद की थी। आई विल मिस यू, उसकी गाल पर लब रखते वो भारी लहजे में बोला था। ऐशा के चेहरे पर गुलाल बिखरा। आपकी पैकिंग? आयशा अलमारी की तरफ इशारा करते बोली। मेराज उस पर हावी हुआ था। छोड़ो पैकिंग, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। वो सराहत से उसके बाल
बालों में अपना मजबूत हाथ फंसाते उसकी सांसें खुद में उलझा गया था। आयशा को अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी, जबकि मिराज मुकम्मल होश खोता उसकी गर्दन पर लप रख गया। वो मिराज, आयशा धीमी अटकते लहजे में बोली। उसने सर उठाकर उसे देखते आबरू उचकाया। वो पैकिंग कर देती हूँ। आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे साइड करना चाहा था। वो लब दबाए साइड पर हुआ था। आयशा शर्म के मारे नजरें झुकाती वहां से हट गई, जबकि वो मजे से सोफे पर बैठे उसकी पुश्त को घूर रहा था। तुम्हारी दोस्त ने सुबह क्या किया था आयशा? कि दनियाल मुझसे शर्ट लेकर गया। मिराज को एकदम याद आया। आयशा ने पलट कर उसे देखते अपना कहकर रोका। सुबह दनियाल कमरे से निकलता मिराज के पास आया था। वो जल्दी में था, इसीलिए मिराज कुछ पूछ नहीं पाया था। वो आरजू ने खान वीर की सारी शर्टें जला दी थी। आयशा लब दबाए बोली। मिराज का कहकर गूंजा, जिस पर आयशा भी धीरे से मुस्कुरा दी थी। बेचारा दनियाल। मिराज नफी में सर हिला गया। उसे दनियाल पर तरस आ रहा था। आरजू, दनियाल कह रहा है तैयार रहना, वो बस पहुंचने वाला है। नूर बेगम सीढ़ियां उतरती आरजू को देखते बोली। आरजू हल्का सा मुस्कुराकर साबत में सर हिला गई। क्या मुसीबत है, अकेले चले जाएं? एक माह की टेंशन और इससे सपाटे उसे सैर सपाटे सूझ रहे हैं। आरजू मुंह बनाकर बोली थी। वो मुंह बनाते बाहर निकल गई। लॉन में लगे दरख्तों के पास बैठते अब वो कोई प्लान सोच रही थी जिसके थ्रू वो माह को बचा ले। आरजू खान, कड़क सख्त आवाज पर आरजू ने चौंक कर दाएं तरफ देखा। अभी 15 मिनट हुए थे उसे वहां बैठे हुए। दनियाल सख्त नजरों से उसे देख रहा था। मैं कुछ बकवास करके गया था, रेडी क्यों नहीं हुई? दनियाल उसे घूरते बोला। आरजू जमीन पर से उठ गई। सुने जी, आप बकवास करते हैं। आरजू मासूमियत की इंतहा को पहुंचते बोली थी। दनियाल लब भेज गया, ये लड़की उसे पागल करके छोड़ेगी। शट अप, जाओ रेडी हो जाओ, पहले ही लेट हो रहे हैं हम। दनियाल चीखा था। आरजू डर से 2 कदम पीछे हुई। मैं भूला नहीं हूँ तुमने सुबह क्या किया था। अगर खैरियत चाहती हो ना तो शराफत से तैयार हो जाओ। दनियाल उंगली उठाए बोला। आरजू ने गले में गिल्टी सी उभर कर मधु हुई थी। मेरे पास कपड़े नहीं है, उसने साफ झूठ बोला था। दनियाल ने आगे बढ़ते हुए उसका बाजू दबोचा और उसे अपने साथ लेकर चलने लगा था। आरजू मुंह बनाए उसके साथ चल रही थी। दनियाल ऊपर जाते उसके कमरे की तरफ गया जहां तक उसने आरजू को जाना था। उसने अभी तक अपना सामान भी दनियाल के रूम में शिफ्ट नहीं किया था। ये क्या है फिर? दनियाल ने अलमारी के पट खोल दिए, उसकी कलाई को आजाद किया। अब वो उसे गुस्से से घूर रहा था। बाहर जाए। वो कुछ ना सूझा। जब कुछ न सूझा तो आरजू गला फाड़कर बोली थी। दनियाल ने आंखें मेज कर खोली। आरजू अलमारी के सामने खड़ी सोच रही थी वो क्या पहने, जब दनियाल वापस पलटा और उसके पीच कलर फ्रॉक निकालकर उसे पकड़ाई थी। घंटा ना लगा देना सजने में, वरना इस मरतबा कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा, याद रखना तुम। दनियाल लफ्जों पर दबाव देता बोला। आरजू ने उसके संजीदा चेहरे को देखा। दनियाल वहां से बाहर निकलकर अपने रूम में आया। फ्रेश होते थोड़ी देर में वो ब्लैक कुर्ता पहन चुका था। अब बस यही आरजू की कहर से बचा हुआ था। कलाई पर महंगी घड़ी पहने, कंधों पर स्किन कलर मर्दाना शाल रखते वो बला का हैंडसम लग रहा था। उसने अपने कमरे की तरफ देखा जहाँ एक शर्ट जमीन पर पड़ी थी। दनियाल ने आगे बढ़ते शर्ट उठाई थी, वहां जलने का निशान था। अनजाने इस लड़की को मेरे कपड़ों से क्या मसला है? दनियाल शर्ट को सोफे पर उछालते बड़बड़ाया था, फिर कमरे से बाहर निकल गया। सब लोग अपने अपने कमरे में नींद की और हर्ष से जा चुके थे, जबकि मिराज भी बस निकलने वाला था। उसे मीटिंग के लिए कराची जाना था। 10 मिनट गुजर गए। आयशा मिराज को खुदा हाफिज बोलती कमरे में चली गई, जबकि मिराज अब दनियाल के पास खड़ा था। वहां पहुंचकर मुझे कॉल कर लेना, अगर वो हमारी डील पर मानते हैं तो ठीक, वरना वापस आ जाना और अपना ख्याल रखना। दनियाल ने घड़ी की तरफ देखा जहां रात के 9:30 हो रहे थे। वो पहले ही लेट हो चुके थे। दूसरी नजर उसने सामने डाली और फिर नजरें वहीं जम गई। वो पीच कलर की फ्रॉक जो पैरों को छू रही थी, उसमें मुबलिस थी। बालों की फ्रेंच टेली बनाई हुई थी, हल्की पिंक लिपस्टिक पर, आंखों में सिर्फ काजल। आज भी दनियाल उसकी काजल लगी आंखों पर ही अटक गया। भाई नजरें हटा ले, खुद पर जुल्म ना करे। गुस्से में मोहब्बत की आग तो सह नहीं पाएगा बेटा। मिराज लब दबाकर बोलता वहां से निकल कर दनियाल ने उसकी पुश्त को घेरा। आरजू उसके मुकाबले आकर खड़ी हुई थी। उसने हील पहनी थी,
तभी वो मुश्किल से उसके कंधे तक आ रही थी। वहाँ सिर्फ मैं होऊंगा और तुम्हें सिर्फ मैं ही इस तरह देख सकता हूँ। उसकी हेजल आंखों में देखता दनियाल ने अपने कंधे पर डाली शाल उतारकर आरजू के कंधों पर डाल दी। आरजू ने आंखें उठाकर देखा, वो दनियाल सफ़ी खान को चारों शाने जुद कर सकती थी, लेकिन दनियाल सफ़ी खान ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। उसके चुने गए रंगों में वो बहुत निखरी निखरी लग रही थी। काश इन दोनों में बदले की रस्में ना होती तो दनियाल सफ़ी खान उसके हर नकूश को छूकर दिल को करार बख्श लेता। चले, आरजू उसे देखते बोली। दनियाल साहबत में सर हिलाता आगे की जाने बढ़ गया। वैसे जी भरकर ताड़ने के बाद माशाल्लाह भी बोल देते हैं। वो पोच में इंटर हुए तो आरजू उसकी खुद पर जमी नजरों पर चोट करते बोली थी। दनियाल ने पलट कर उसे देखा। वो चमकती आंखों से उसे देख रही थी। मुझे तुम्हें ताड़ने की कोई जरूरत नहीं है आरजू खान, मैं अपनी चीजों को जब चाहे देख सकता हूँ। वो एक कदम उसकी जानिब बढ़ते बोला। आरजू पीछे की जानिब कदम ले गई, लेकिन हील की वजह से वो अचानक डिसबैलेंस होती गिरने ही लगी थी कि जब दनियाल ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी जानिब खींचा। वो सीधा उसके सीने से टकरा गई। दनियाल ने आबरू उचकाकर उसे देखा, जैसे कह रहा हो, देख लो, हर बार मैं ही बचाता हूँ तुम्हें। और रही बात माशाल्लाह की, तो मेरा माशाल्लाह तुम्हें पसंद नहीं आएगा। खारखा तुम मुझे जाहिल से बेशरम पर शिफ्ट कर दोगी। वो मध्यम लहजे में बोला। आरजू नजरें चुरा गई। दनियाल ने उसके वजूद को आज़ाद किया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोले उसने फिर से पलट कर आरजू को देखा। वैसे भी माशाल्लाह मैं सुबह किसी को बोल चुका हूँ। वो दिल जलाती मुस्कुराहट समेत बोला। आरजू खान तप गई। दनियाल ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आरजू चिढ़ते हुए उसके साथ बैठ गई। तुम अफेयर चलाते हो, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, आरजू मुंह बनाते बोली। दनियाल ने गाड़ी स्टार्ट करते घर से बाहर निकाल ली थी। मेरे सिवा तुम्हें कोई झेल भी नहीं सकता। वो सामने सड़क पर नजरें जमाए बोला। आरजू ने दांत पीसते उससे देखा। जाहिर वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई थी, बददिमाग लड़की। दनियाल जरा ऊंची आवाज में बोला। आरजू ने भी कोई जवाब न देते नजरें शीशी के बाहर रखी थी। वेलकम सर। सामने से चलकर आती लड़की ने दनियाल सफ़ी खान की तरफ एक बुके बढ़ाया था, जिसे उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ थाम लिया। आई सर, डिनर रेडी है, सब आपका वेट कर रहे हैं, वो मुस्कुराकर बोली थी। आरजू साथ खड़ी जानती नजरों से इस लड़की का जायजा ले रही थी, जिसने मैरून कलर की साड़ी लगाई थी। बाल खुले छोड़े आधे कंधे पर गिराए थे और आधे पीछे थे। डार्क रेड लिपस्टिक होंठों पर सजाए वो दनियाल को देख रही थी। मेरी बारी, बहुत बातें सुनाई आती हैं, अब कैसे हंस हंस कर बात कर रहे हैं। आरजू खामोशी से खड़ी दिल में सोच कर रह गई। दनियाल के चलते ही वो भी उसके साथ चलने लगी थी। अंदर जाते उसने काफी लोगों को दनियाल का मुंतज़िर पाया था। वो सब खड़े होते उसकी तरफ बढ़ते। दनियाल से हाथ मिला रहे थे। आरजू बस हल्की मुस्कुराहट के साथ वहां खड़ी थी। सुनो, तुमने कहा था हम तुम्हारे दोस्त की तरफ जा रहे हैं, ये तो फौज है। आरजू दनियाल के कान के करीब बुड़बुड़ाई थी। दनियाल ने उसे आंखें दिखाई, लेकिन बाकी लोगों की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अपना मुंह बंद रखना। दनियाल उसे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा करते बोला तो आरजू का मुंह खुल गया। कैसे बात कर रहा था वो इससे? ये तुम्हें सर क्यों बोल रहे हैं? आरजू फिर से उसका कुर्ता कंधे से खींचते बोली। ये मेरे एम्प्लॉय हैं, मेरी कंपनी तक, और उसके बाद ये मेरे दोस्त हैं। अब खामोश रहना आरजू, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। दनियाल ने जरा सख्त लहजे में कहा था। आरजू मुंह बना गई। सर आए, खाना खा लेते हैं, फिर बातें चलती रहेंगी। आरजू ने देखा ये वही साड़ी वाली लड़की थी। वहाँ कई लड़कियां और लड़के थे, लेकिन ये लड़की कुछ ज्यादा ही दनियाल के करीब आने की कोशिश कर रही थी। चले पलवशा, दनियाल बोलते आगे की जाने बढ़ गया। जबकि आरजू ने उस दुबली पतली लड़की को देखा। ओह, तो ये है पलवशा, कैसी चिपक रही है। आरजू भी दनियाल के पीछे होती बुड़बुड़ा कर बोली थी। खुशगवार माहौल में खाना शुरू हुआ था। रफीक साहब भी वहीं बैठे दनियाल से बातें कर रहे थे, जबकि आरजू बस ब्राय नाम ही खा रही थी। वो प्लेट में चम्मच हिला रही थी और उसकी तीखी नजरें पलवशा पाती, जो बार बार दनियाल को कुछ न कुछ सर्व कर रही थी। दनियाल ने आरजू पे एक नजर देखा, फिर उसकी नजरों
की सीध ने देखा, वो हल्का सा मुस्कुराया था। सर ये ले, आपको खीर पसंद है ना, मैं स्पेशल आपके लिए बनवाई है। पलवशा दनियाल की जानिब कटोरी करते बोली थी, जैसे दनियाल ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। आरजू ने खूनखार नजरों से पलवशा को घूरा था। खाना खाने के बाद सब लोग ही बातों में लगे हुए थे और आरजू खान शिद्दत से नोट कर रही थी पलवशा को, जो दनियाल के साथ चिपक कर खड़ी हो रही थी। तुम्हें तो अभी बताती हूँ चिपकली। आरजू मसनूई मुस्कुरा कर दिमाग चलाने लगी थी। सारा कसूर रुखसार बेगम का था, ना वो ये सब कहती, ना आरजू खान का सुकून गारत होता। वो कलस कर रह गई थी। सर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। पलवशा दनियाल को देखते बोली। वो मुस्कुराया और फिर वो दोनों आरजू खान को अकेले वहीं छोड़े पूल साइड चले गए थे। आरजू का मुंह ही खुल गया। अच्छा होता वो ना आती, यहाँ मर्द होते ही ऐसे हैं। है खूबसूरत लड़की देखी नहीं और निकल पड़े उसके पीछे। बिल्कुल गलत, लड़की देखी नहीं और मजनू बन जाते हैं। आरजू का जहन अपनी ही सोचें बुन रहा था। वो हाथ में पकड़ी सॉफ्ट ड्रिंक टेबल पर रखते हुए पूल साइड चली गई, जहाँ वो दोनों खड़े हंस हंस कर जाने क्या बातें कर रहे थे। दनियाल, आपको अंकल रफीक बुला रहे हैं, वो संजीदगी से बोली थी। दनियाल ने पलट कर उस आफत को देखा। ऐसा कभी नहीं हो सकता था आरजू खान, और इतनी संजीदगी। दनियाल का दिमाग तेजी से चला था, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। दनियाल पलवशा को देखते फिर साहबत में सर हिलाता पूल साइड का डोर स्लाइड करते वहां से निकल गया। मिस पलवशा, आपको नहीं बुलाया, सिर्फ इन्हें बुलाया है। पलवशा वहां से जाने लगी तो आरजू उसके सामने आती मुस्कुरा कर बोली थी। पलवशा भी जवाबम रस्मी सा मुस्कुरा गई थी। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आरजू उसकी साइड से गुजरते बोली। शुक्र। उससे पहले कि पलवशा कुछ बोलती, आरजू का कंधा जोर से लगने से वो पूल में गिर गई थी। आरजू ने दांतों तले लब दबाए। बट आपको शर्म से पानी पानी होना चाहिए, किसी दूसरे के शौहर पर डोरे डालते हुए, वो आहिस्तगी से बोली थी और बस संजीदगी से वहां से निकल गई। उसे अंदाजा नहीं था वो अपनी शरारत में कितना बड़ा नुकसान करने वाली है, क्योंकि पूल गहरा था और पलवशा को स्विमिंग नहीं आती थी। आरजू तो डोर स्लाइड करते चली गई। पीछे पलवशा पानी के ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। एकदम उसे अपने हाथ पांव सुन्न होते महसूस होने हुए थे, क्योंकि वो घबरा गई थी। आखिर हिम्मत हारते पलवशा को जब लगा वो डूब जाएगी, उसकी बुलंद चीख निकली थी। पलवशा को ज्यादा पानी वाली जगह से फोबिया भी था। वो ऐसी जगह हरगिज नहीं जाती थी जहाँ पानी की मिकदार ज्यादा हो, इसलिए घबरा कर वो चीखी थी। घर में फूल बनाए जाने पर वो इख्तलाफ थी लेकिन उसके भाई ने उसकी एक ना सुनी थी। उसकी चीख सुनते दनियाल समेत पूरा स्टाफ वहां भागा था। पलवशा पानी में हाथ पैर मार रही थी। आरजू दांतों तले लब दबा गई। उसने तो सोचा था इतनी मॉडर्न लड़की है, कम से कम उसे स्विमिंग तो आती होगी, लेकिन आरजू खान भूल गई थी उसे खुद स्विमिंग नहीं आती थी। दनियाल बगैर सोचे समझे पूल में गया था। उसने पलवशा को सहारा देते बाहर निकाला था। उसकी सांसें उखड़ रही थी और आंखें बंद होने के दहाने पर थी। ये कैसे हुआ? दनियाल लम्हे से बोला था। उसने शिद्दत से चाहा कि आरजू खान उन सब में शामिल ना हो, लेकिन वो आरजू खान ही कौन जो दनियाल सफीर को गलत साबित ना करे। स्टाफ में से एक लड़की बाहर गई और वहां आते उसने पलवशा पर एक शाल दी और अब वो उसे फर्स्ट एड दे रही थी। दनियाल मुठियां भेजे खड़ा था। पलवशा नींद बेहोश हो रही थी। उसने आरजू की तरफ इशारा किया था और फिर वो बेहोश हो गई। दनियाल ने फटती रगों समेत पलवशा को उठाते बाहर ले जाते गाड़ी में डाला और एक स्टाफ मेंबर से उसे अस्पताल ले जाने को कहा था। शायद पलवशा बहुत ज्यादा डर गई थी। ऐसा ऐसा पलवशा के घर से सब लोग चले गए और अब पूल साइड पर सिर्फ दनियाल, सफीर खान और आरजू खड़े थे। ये तुमने किया है, ये तुमने क्या किया बददिमाग लड़की? मैंने तुम्हें कहा था ना आरजू खान, ऐसा वैसा कुछ मत करना। वो उसकी जानिब कदम बढ़ाते उसका बाजू दबोचे बोला। उसे शिद्दत से शदीद गुस्सा आ रहा था इस वक्त आरजू पर। दिमाग की शरनें फटने वाली हो रही थी। अगर पलवशा को कुछ भी हो गया तो इल्जाम आरजू पर जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी वजह से आरजू सर उठाए बोली थी। दनियाल ने मुठियां भेज दी। अब भी वो अपनी गलती नहीं मान रही थी। शट अप, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दनियाल उसके बाजू में अपनी उंगलियां पोस्ट करते धारा था। आरजू ने सहम कर उसे देखा। कितनी फिक्र थी ना दनियाल को पलवशा की। आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसकी? उतनी आपकी गर्लफ्रेंड कहीं मार न जाए। आरजू चीखी थी।
دنیال کو علم نہیں تھا ایک مذاق میں کی بات اس بددماغ لڑکی کے دماغ خراب کر دے گی۔ بکواس بند کرو اپنی تم۔ دنیال ہاتھ اٹھاتے غصہ ضبط کرتے ہاتھ ہوا میں ہی روک گیا۔ آرزو نے سہمتے اسے دیکھا، وہ سختی سے لب ایک دوسرے میں پھونس کرتے اس کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ اور کھینچنے لگا تھا۔ آرزو تو شاک میں تھی، وہ اس لڑکی کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ دنیال نے اسے گاڑی میں پٹکا اور 15 منٹ بعد گاڑی خان مینشن کے سامنے رکی تھی۔ دنیال دھواں چہرہ لیے اندر داخل ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں اب بھی آرزو خان کا ہاتھ تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ جاہل انسان، وہ چیخی۔ حال میں بیٹھے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آرزو نے اپنا ہاتھ دنیال کی گرفت سے جھٹکا۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، سنا تم نے، وہ چیخی تھی۔ دنیال لب بھیجے اس کی بغاوت کرتے لہجے کو دیکھ رہا تھا۔ خود باہر افیئر چلا رہے ہو وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ آرزو پھر سے بلند آواز میں بولی۔ اسے دنیال کی نظریں اپنے وجود جلاتی محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ نیندے لہجے میں چیخ پڑی تھی۔ سب لوگ شاک اسٹیٹ میں کھڑے تھے۔ مجھے طلاق چاہیے تم سے، آرزو زکام زد سانس اندر کھینچتے لب بھیجے بولی۔ دنیال کے ماتھے پر بلوں کا جال بکھر گیا۔ اس کی باتیں سنتے سب لوگوں کا منہ کھل گیا تھا۔ چٹاخ! یہ دوسرا تھپڑ تھا۔ دنیال کے سخت ہاتھ نے آرزو خان کے گال پر نشان چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے بل آنسو نکل پڑے تھے۔ اس نے روتے ہوئے سب کی جانب دیکھا۔ دنیال! سفیر صاحب چیخے۔ بابا، اس لڑکی کو میری نظروں سے دور کر دیں، ورنہ میں اسے یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ ضبط کی حدوں کو چھوتا سرخ چہرہ لیے شعلہ بار لفظوں میں بولا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، سنا تم نے؟ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری وہ پلوشا۔ آرزو کو اپنے گال دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی، کائیں سانسیں کر رہے تھے اور وہ وحشت بھری نظروں سے آرزو خان کو دیکھ رہا تھا۔ آرزو چلو یہاں سے۔ رخسار بیگم آرزو کا بازو کھینچتے اسے وہاں سے لے گئی۔ دنیال تمہیں آرزو پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، بہت غلط کیا تم نے۔ نور بیگم بیٹے کو دیکھتے سخت لہجے میں بولی۔ وہ لب بھیجی سر جھکائے اندر چلا گیا۔ آرزو خان کے سچ پر بھی دنیال سفیر خان نے سب کے سامنے اس پر یقین کرتے اس کا ساتھ دیا تھا، اور آج آرزو خان نے اس کے مذاق پر اس کی ذات کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ اس کا دماغ بری طرح سلگ رہا تھا۔ اس نے سائیڈ ڈرار سے سگریٹ نکالتے اسے سلگا کر لبوں میں دبایا۔ وہ بہت کم سگریٹ پیتا تھا، جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی جب اسے لگتا وہ خود پر اسے کنٹرول کھو دے گا، تب وہ سگریٹ سلگا لیتا تھا۔ اب بھی وہ دھوئیں کو ہوا میں چھوڑتے آرزو خان پر اٹکا تھا۔ کیا ساری زندگی آرزو خان کے ساتھ گزارا کر لے گا؟ وہ کہاں، وہ 27 سالہ جوان مرد اور وہ 19 سال کی لڑکی نہیں آفت، جو جہاں پہنچے وہاں تباہی مچائے۔ آرزو خان کا دماغ 10 سالہ بچے جیسا ہے، وہ امچور لڑکی ہے۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور دنیال سفیر خان نے پوری رات اپنے اور آرزو خان کے رشتے کو سوچتے گزار دی تھی۔ صبح تقریباً 6 بجے اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ صوفے پر نیم دراز ہی سو گیا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد ہی اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دنیال نے بھاری درد سے پھٹتے سر کے ساتھ ٹائم دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھتے دروازہ کھول دیا۔ سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ خان ویر! وہ عائشہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ دنیال کو خطرے کی گھنٹی میں بجتی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا گڑیا، بولو، وہ نرمی سے بولا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو پھسل گئے۔ خان ویر! آرزو کمرے میں نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ عائشہ کے کہے لفظ اس پر بجلی بن کر گرے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا ایک تھپڑ اسے اتنا خود سر بنا دے گا۔ کیا آرزو خان واقعی بد دماغ تھی؟ دنیال کی آنکھیں پوری رات جاگنے کے باعث پہلے ہی سرخ ہو رہی تھی۔ یہ خبر سنتے تو ان میں مزید سرخ پن بڑھ گیا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے آرزو کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں رخسار بیگم بیٹھی رو رہی تھی۔ دنیال! آرزو! انہوں نے ایک پیپر دنیال کی طرف بڑھایا تھا۔ دنیال نے لب بھیجے پیپر پکڑا۔ مجھے اس جاہل کے ساتھ نہیں رہنا، کریکٹر لیس ہے، وہ اپنی کمپنی میں افیئر چلا رہا ہے اور غصہ مجھ پر نکال رہا ہے۔ مجھے طلاق چاہیے اس سے۔ پیپر پر گھسیٹتی چند لائنیں نے دنیال سفیر خان کا دماغ بھنگ سے اڑا دیا تھا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے پیپر پر گھسیٹتے لفظوں کو گھور رہا تھا۔
दनियाल, मुझे मेरी बच्ची वापस ला दो। रुखसार बेगम रोते हुए भाप रही थी। अभी 10 मिनट पहले घर के मर्दों को नाश्ता करवाकर उन्हें काम पर भेजा था और वो आरजू को समझाने आई थी, लेकिन उसका दरवाज़ा खुला देख और फिर बेड के वस्त में रखे कागज़ को देख वो सदमे से वहीं गिर गई। अब आरजू के कमरे में घर की खवातीन थी, सिवाय महा को छोड़कर, जो पहले ही यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। रुखसार, संभालो खुद को। नूर बेगम नीचे बैठते बोली थी और दनियाल बस सख्त नज़रों से आरजू के लिखे गए लफ्ज़ों में अटका हुआ था। मेरा दिल बैठा जा रहा है नूर। रुखसार बेगम दिल पर हाथ रखते बोली। आरजू खान के संगीन कदम ने वहाँ सबको परेशान कर दिया था। रुखसार बेगम की गैर होती हालत देख आयशा भी रोने लगी थी। रुखसार बेगम अगले ही पल बेहोश हो गई थी। उनका बीपी बुरी तरह लो हो गया था। क्या कोई इतनी सी बात पर भी ये सब कर सकता है? अगर ये सवाल था तो जवाब था हाँ। और वाज़ह थी नूर खान, हाँ वाज़ह थी आरजू खान, और हाँ आरजू खान कुछ भी कर सकती थी। मामा आप छोटी मामा को संभाले, मैं ढूंढ लूँगा उसे, लेकिन खबरदार उसके बाद कोई भी हमारे दिमाग नहीं बोलेगा। वो सफाकत से बोलता वहाँ से निकल गया। खान बाबा, वो धाड़ा था। खान बाबा सर झुकाए हाजिर हुए थे। आरजू खान को तलाश करें, सब गार्ड्स को भी बोले, और हाँ आगा जान को कुछ भी पता ना चले। दनियाल खुद भी बाहर की जाने बढ़ गया। उसका सर दर्द से फट रहा था। शदीद गुस्से में होने की वजह से गर्दन की नसें उभरी हुई थी। माथे पर 3 बाल नमूदार हुए। वो गाड़ी में बैठता गाड़ी भगा ले गया। आरजू खान, बहुत गलत किया है तुमने। रिहाई चाहिए ना तुम्हें मुझसे, मैं दूंगा तुम्हें रिहाई, तुम्हारी कब्र खोद कर। वो लब भेजे खुद से बड़बड़ाया था। स्टीयरिंग पर उसके हाथों की गिरफ्त सख्तर हो गई थी। महाकाली से बाहर निकली ही थी। आधा घंटा हो गया था, लेकिन उसे कोई लेने ही नहीं आया था। वो थक हार कर सड़क पर चलने लगी थी। इरादा कैब लेकर अब घर जाने का था। महा, वो चल रही थी जब पीछे से पड़ने वाली पुकार पर वो रुक गई। उसने पलट कर देखा, कोई सामने खड़ा उसे देख रहा था। महा जमशेद खान। वो फिर से गोया हुआ। महा ने नासमझी से सहाबत में सर हिलाया था। ये आपके डैड की कॉल है। मुकाबले ने फ़ोन उसकी जाने बढ़ाया था। महा ने नासमझी से फ़ोन पकड़ा, कान को लगाया। महा बेटा, ये वही लड़का है जिससे आपको मिलना है। आप मिलने फिर मुझे बताएं। जमशेद साहब जुजलत में बोले। महा का दिल तेजी से धड़का था। कॉल कट गई। उसने फ़ोन मुकाबले की जाने बढ़ाया। महा ने काली आंखें उठाकर उसे देखा। काली आंखें, सतून, मगरूर खड़ी नाक, पैंट कोट पहने, कलाई पर बंधी महंगी घड़ी और पाँव में महंगे जूते और सुस्त स्पीड रंगत। वो काफ़ी पुरकशिश था। महा ने नज़रें हटा ली। आपका शायद ड्राइवर नहीं आया, आप मेरे साथ आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वो नरमी व इखलास से बोला। महा ना चाहते हुए भी उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने खौफ से सहमते इधर उधर देखा था, कहीं अलेक्जेंडर ये सब ना देख ले। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। महा अपने हाथों को देख रही थी। एक खौफ सा उसके जिस्म में फैल रहा था। आपका नाम? महा का लहजा अटक गया था। जब वो महा की जानिब हल्का सा झुका। माहिल राना। वो लबों पर दिलफरेज मुस्कुराहट सजाकर बोला। महा ने महसूस किया उसकी मुस्कुराहट वाकई खूबसूरत थी। वो साहबत में सर हिला गई। आप बहुत खूबसूरत हैं। मेरी तरफ से हाँ है। वो सड़क पर नजरें जमाए बोला। महा ने खुशी से चमकती उसकी काली आंखों में देखा। इतनी जल्दी? महा को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उससे तभी लब काटते बस इतना ही बोल पाई थी। जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछें, वरना मुझे आपके डैड ने सब बता दिया है आपके बारे में। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। एक सेहत तारी मुस्कुराहट। क्या कहते हैं आप? महा गहरा सांस भरते नॉर्मल होने की कोशिश करते बोली। पहले तो कुछ नहीं करता था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि आपका दिल चुरा लूँ। वो आंखों में चमक भरते बोला। महा ने हैरानगी भरी नजरों से उसके चेहरे को देखा था। वो आंखों में हैरानगी से नजरों से उसके चेहरे को देखा था। वो अबरू उचका गया। मजाक कर रहा था। ऑफ कोर्स आपके डैड ने मुझे चुना है तो मैं इनके डिपार्टमेंट में से ही एक डेपुटेड हूँ। वो सर को खम देते बोला था। महा ने हल्के से साहबत में सर हिलाया। उसकी बात करने का अंदाज काफ़ी अच्छा था। वो मुझे कुछ कहना है। महा ने फैसला किया था वो इस अनजान शख्स को सब बता देगी। अब यही एक रास्ता था उसके पास उस सब से इन सब से बचने का। वो उंगलियां चटकाते बोली थी। हुक्म करें।
वो ऐसा से हंसते हुए बोला, महा को थोड़ा हौसला मिला। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं अभी बाबा को नहीं बता सकती। वो सर झुकाए गोद में रखे हाथों को देखते बोली थी। महल राना ने एक साइड गाड़ी रोक ली। वहाँ सड़क के आसपास दरख्तों के झंड थे, वहाँ से आका दाका की गाड़ियाँ गुजर रही थी। महा घबरा गई। कोई बात नहीं, शादी के बाद आप भूल जाएंगी, उससे मैं इतनी मोहब्बत दूंगा आपको। वो सीट पर टेढ़ा होते रुख महा की जानिब करते बोला। महा ने सर उठाकर उसे देखा, वो मुस्कुरा रहा था। वो बहुत खतरनाक है। महा को उसका जवाब सुनते नाउम्मीदी हुई थी। जाने क्यों वो खुद भी अलेक्जेंडर से दूर नहीं जाना चाहती थी। मैंने तो अच्छे अच्छों को ठीक किया है, आपको मेरी फिक्र हो रही है। वो लब दबाकर दिल के मकाम पर हाथ रखते बोला। उसका अंदाज ही घायल करने वाला था। महा सर झुका गई। अब चले। वो गाड़ी वापस स्टार्ट करते सड़क पर डाल गया। 5 मिनट बाद गाड़ी महा के घर के सामने रुकी। वो गाड़ी से उतरा और महा के साइड का दरवाज़ा खोला। महा गाड़ी से उतर गई थी। ये लड़का इतना अच्छा क्यों था, महा सोच कर रह गई। वो महा उसे देखते तहज़्ज़ुब का शिकार हुई थी। फिक्र ना करें होने वाली बेगम, मैं आपके बाबा को कुछ नहीं बताऊंगा। वो झुककर बोला। महा ने उसकी मुस्कुराहट को देखा। अजीब तसल्लम अमेज मुस्कुराहट थी महल राना की। वो उसकी बात पर चौंकी थी। शुक्रिया। महा साबत में सर हिला गई। ये मेरा कार्ड है, आपका नंबर है मेरे पास, हम कल मिलेंगे। आप उसे भूल जाएं वरना मैं भुला दूंगा। वो ज़रा सख्त लहजे में बोला था, जैसे महा ने शिद्दत से महसूस किया। महा अंदर की जाने बढ़ गई, जबकि वो गाड़ी में बैठता गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ वापस सड़क पर डाल गया। जब उसे झटका महसूस हुआ, पीछे से किसी ने गाड़ी को ठोका था और फिर पिछली गाड़ी आगे बढ़ गई। एक हाथ गाड़ी से बाहर निकाला उसने, हवा में फायर किया था और गाड़ी तेजी से भगा ले गया, जबकि महल राना हैरानगी से ये सब देख रहा था। वो महा को छोड़कर सीधा घर गया था। घर का दरवाजा चाबी से खोलते उसने 2 कदम आगे बढ़ते दीवार पर लगे स्विच पर हाथ मारा था। घर झट से रोशन हो गया, मगर महल राना लब भेज गया था। घर के हाल में रखी हर चीज़ ज़मीन बोस हुई पड़ी थी। वो आगे बढ़ा, कई कीमती चीज़ों के टुकड़े उसके पाँव से टकराए थे। राइट साइड पर बने किचन में झांका, वहाँ भी सब कुछ नीचे पड़ा हुआ था। महल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो ऊपर गया जहाँ उसका कमरा था। दरवाज़ा लॉक था, लेकिन दरवाजे पर मौजूद खराशें ये अंदेशा दे रही थी जैसे किसी ने दरवाजे के साथ जोर आजमाई करते उसे खोलने की कोशिश की हो। वो मुट्ठियां भेजे पलट गया था। सीढ़ियां उतरते उसकी नज़र घर के एंट्रेंस वाली दीवार पर पड़ी थी। वो सीढ़ियां उतरते अब हाथ पीछे बांधे तने चेहरे से दीवार पर घसीटते चंद लफ्ज देख रहा था। कमिश्नर और उसकी बेटी से दूर रहो वरना मौत तुम्हारे करीब आएगी। महल लब भेजे घर से बाहर निकल गया। वो एक अच्छा एटीट्यूड था। उसने कई केस सॉल्व किए थे जिसकी वजह से सब उसे सराहते थे, और अब उसे डेडली गैंगस्टर को पकड़ने में कमिश्नर की मदद करनी थी। उसका ज़हन तेजी से चल रहा था। घर से निकलते वो थोड़ा दूर अब आहिस्तगी से चलने लगा था। इरादा हर चीज़ का जायजा लेने का था। थोड़ी दूर सड़क पर जाते उसने इर्द गिर्द देखा, वहाँ कोई भी गैर मामूली हरकत नहीं थी। वैसे भी वो एक खामोश इलाके में रहता था। इतनी जल्दी उसके घर कोई कैसे पहुँच गया? वो गहरी सोच में डूबा था। हाथ अब भी पीछे बंधे हुए थे जब उसे अपना सर चकराता महसूस हुआ, क्योंकि किसी ने बड़ी जोर से उसके सर पर वार किया था। चकराते सर के साथ उसने पलट कर देखा। वो उस शख्स को पहचानता था, बल्कि पूरा डिपार्टमेंट उस शख्स को पहचानता था। वो कासिम था, जिसके हाथ में एक रॉड थी जिससे उसने महल राना के सर पर वार किया था। अब वो उसके बेहोश होने का इंतजार कर रहा था। महल जमीन बोस हो गया। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई और अगले ही लम्हे वो अंधेरे में बदल गया। कासिम और उसके आदमियों ने उसे उठाते गाड़ी में डाला था और गाड़ी स्टार्ट करते वहां से यूं गायब हुए जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। वो पिछले 3 घंटों से सड़कों को नाप रहा था। हर मुमकिन जगह देख लिया। उसकी इकलौती दोस्त मरवा से भी पूछ लिया, पर उस जगह तलाश किया जहां मुमकिन हो, मगर आरजू खान जाने कहाँ गायब हो गई थी। दनियाल का दिल अब बुरी तरह घबरा रहा था। एक शदीद गुस्सा भी था उस बददिमाग लड़की पर। अनजाने कहाँ चली गई। फोन पर होती बेल पर उसने यस प्रेस करके कान को लगाया। घर से कॉल थी और वो लब सख्ती से भेज गया। दनियाल, मेरी आरज़ू मिल गई। रुखसार बेगम के लहजे में इंतहा की तड़प थी। वो माँ थी और आरज़ू खान तो उनकी जान थी।
وہ کیسے بھی ہو لیکن رخسار بیگم کو وہ حد سے زیادہ عزیز تھی۔ اب بھی ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ صفیہ بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی جبکہ مہا بھی اب رخسار بیگم کو نیم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مل جائے گی چھوٹی ماما، آپ فکر نہ کریں۔ دانیال نے انہیں تسلی دینی چاہی تھی لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا خود کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے کہیں عہد پیمان کیے تھے کہ بس آرزو ایک بار مل جائے پھر اچھے سے اس کا دماغ ٹھکانے لگائے گا۔ بس ایک بار مل جائے۔ وہ دار پیستے سوچ کر رہ گیا، میری بیٹی جانے کہاں ہوگی۔ دانیال تم جمشید بھائی کو بتا دو، وہ کچھ کر لیں گے۔ پتہ نہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کہیں کسی غلط جگہ۔ رخسار بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا بی پی بار بار لو ہو رہا تھا جس سے وہ اپنا ہوش گنوا رہی تھی۔ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ بس ایک بار آرزو خان کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ دانیال جبڑے بھیج گیا، اسے کچھ نہیں ہوگا چھوٹی ماما، میں وعدہ کرتا ہوں وہ صبح سلامت ہوگی اور وہ صحیح سلامت ہوگی، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے بولا۔ دراصل دانیال صفی خان یہ کہنا بھول گیا تھا کہ اسے زمانے سے وہ بچا لے گا، لیکن آرزو خان کو دانیال سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس نے فون رکھتے پھر خانہ پاپا کو کال کی تھی لیکن انہیں بھی آرزو نہیں ملی۔ پورا شہر چھان مارا لیکن آرزو جانے کس بل میں چھپی تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہو گئی۔ دانیال سڑک پر گاڑی روکے باہر نکلے، اس کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ لبوں میں دبائے کھڑا تھا۔ اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹنے کو تیار بیٹھا تھا۔ کیا آرزو خان کو کسی کی پرواہ نہیں؟ کیا واقعی اس کی طرف سے سب لوگ؟ دانیال نے سختی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ سردیوں کے دن جا رہے تھے لیکن رات میں چلتی ٹھنڈی ہوائیں سرد معلوم ہوتی تھی۔ ایسے میں وہ بغیر کسی گرم کپڑے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کا خود کا وجود جل رہا تھا۔ اتنا تنہا چہرہ اور اوپر سے سرخ ہوتی نیلی آنکھیں اس کے اندر اٹھتے ابال کو بیان کر رہی تھی۔ اب تو گھر میں بھی سب لوگ آ گئے ہوں گے، سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ دانیال صفی خان جس نے ہمیشہ اپنی عزت کو ترجیح دی تھی، آج اس کی بیوی نے ہی اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ سگریٹ وہیں پھینکتے گاڑی میں بیٹھا اور اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور آرزو خان گھر سے غائب تھی۔ ادھر رخسار بیگم کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بس آرزو خان کو دیکھنے کی ضد لگائے بیٹھی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تھا، اس کی حالت بہت بکھری ہوئی تھی۔ حال میں سب بیٹھے جیسے اس کے انتظار میں تھے۔ دانیال، آرزو، نور بیگم کے پہلو سے اٹھتے رخسار بیگم نے نیم سرخ آنکھوں سے دانیال کو دیکھا جس کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ وہ سختی سے لب ایک دوسرے میں پھوس کر گیا۔ میں پولیس فورس بھیج کر تلاش کرواتا ہوں، مل جائے گی رخسار بھابھی۔ جمشید صاحب کھڑے ہوتے بولے تھے۔ اب ہر کوئی فکر مندی سے بیٹھا تھا۔ عائشہ گڑیا، ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس پلاؤ۔ دانیال صفی پر دھک سک گیا تھا۔ سفیر صاحب نے بیٹی کی حالت دیکھی، ان کی بہو نے بیٹے کو تکنی کا ناچ نچوا دیا تھا۔ عائشہ صاحبہ میں سر ہلاتی کچن میں چلی گئی، پانی کی بوتل سے پانی گلاس میں ڈالا اور پلٹی باہر آنے لگی جب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ گلاس چھوٹتے زمین بوس ہو گیا۔ آرزو، عائشہ کے لبوں سے حیرانگی کی انتہا پر نکلا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ کر بریانی کھا رہی تھی، بڑے بڑے لقمے لیتے وہ جلدی سے کھا رہی تھی۔ اس کے سر پر نہ دوپٹہ تھا نہ پاؤں میں جوتی، وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ عائشہ کے پکارنے پر لب دانتوں تلے دبا گئی۔ کچن سے آتی آواز پر باقی سب کچن کی جانب بڑھے تھے۔ پہلے اتنی ٹینشن تھی، ایسے میں چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی انہیں متاثر کر رہی تھی۔ آرزو نے جلدی سے پلیٹ نیچے رکھی، ارادہ کسی کے آنے سے پہلے وہاں سے بھاگنے کا تھا۔ جلدی میں ہی اٹھ کر بھاگنے کی وجہ سے کانچ کے ٹکڑے اس کے پیروں میں پھنس ہوئے تھے۔ ایک درد سے لبریز سسکی آرزو کے منہ سے نکلی کیونکہ کافی ٹکڑے آرزو کے پاؤں میں پھنس ہو گئے تھے۔ وہ اپنا آپ سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ایک دل سوز چیخ کے ساتھ وہ فرش پر گرنے والی تھی جہاں کانچ کے کئی ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگر وہ ان پر گر جاتی تو کئی ٹکڑے اس کے سر اور باقی جسم میں بھی پھوس ہو جاتے۔ اس کے فضا میں بلند ہاتھ کو کسی نے مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ اب وہ ہوا میں ٹھہر سی گئی تھی۔ اس کا نازک ہاتھ دانیال کے مضبوط بھاری ہاتھ میں قید تھا جو اسے نیچے گرنے سے بچا رہا تھا۔ دانیال کا چہرہ دھواں ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے اوپر کھینچا، وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ رخسار بیگم بیٹی کو دیکھ جلدی سے اس کی جانب لپکی۔ ان کا چہرہ یوں تھا جیسے زندگی مل گئی ہو انہیں۔ وہ ممتا سے آرزو کا چہرہ چوم رہی تھی جبکہ دانیال صفی خان لب بھیج گیا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ کہاں تھی آپ آرزو؟
शहीद साहब बेटी को देखते बोले, आरजू ने सर झुका लिया। वो लब काटने लगी थी। उसने अपने हुलिये की तरफ देखा था, बगैर दुपट्टे के उसका नाजुक सा सरापा वाज़ेह था। शर्म से वो सर मजीद झुका गई। जब झुके कंधों पर कुछ महसूस करते उसने सर उठाकर देखा। धनियाल ने अपनी काली मर्दाना शाल उसके कंधों पर फैला दी थी। गुस्से के चलते उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और उसके हाथों में आतिश बरपा था। आरजू ने सहमते उसे देखा। उसकी खामोशी से आरजू की अब जान जा रही थी। वो बाबा, मैं ऊपर टेरेस वाले रूम में थी, वो मंथम खौफ से भरपूर आवाज में बोली थी। सब लोगों ने हैरानगी से उसे देखा। वो लोग कितना परेशान हुए थे, और सबसे बढ़कर रुखसार बेगम, जिनकी तबीयत ही नहीं संभल रही थी। दनियाल ने गुस्से से मुट्ठियां भेज ली थी। बाबा, वो मैं। इससे पहले वो मजीद कुछ बोलती, दनियाल ने सख्ती से उसका बाजू दबोचा था। आरजू ने दनियाल के तने चेहरे की जानिब देखा। तुम वाकई एक बददिमाग लड़की हो। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम कितना ख्वार हुए हैं। वो दांत पीसते उसके चेहरे पर नजरें जमाए बोला था। अब भी भूख ना बर्दाश्त कहते वो ऊपर से नीचे चोरी छुपे आई थी, क्योंकि आरजू खान भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम भी ख्वार हुए तो ये अच्छी बात है। मेरा हाथ छोड़ो, मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। आरजू उसकी सलाखी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिशें करते बोली थी। दनियाल ने गिरफ्त मजीद सख्त कर ली और आरजू को लगा जैसे अभी उसका बाजू टूट जाएगा। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने घर वालों की जानिब देखा, लेकिन ये बात वाज़ेह थी कि दनियाल खान और आरजू खान के मामलात में कोई नहीं बोलेगा। रुखसार बेगम अच्छे से जानती थी गलती आरजू की थी। दनियाल खुद कितना ख्वार हुआ था। हर शेल्टर, हर हस्पताल, होटल्स, गजा, हर मुमकिन जगह से मारा मारा फिर कर तलाश किया था। तुम्हारे बाबा का अब इतना हक नहीं रहा तुम पर जितना मेरा है। बहुत शौक है ना तुम्हें हमें परेशान करने का। हाँ, वो सख्त तासुर लिए बोला था। आरजू बार बार उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिशें कर रही थी। दनियाल ने उसे अपने साथ खींचा और आरजू की बैकबोन में सनसनाहट हुई थी। छोड़ो जाहिल इंसान, वो उसके हाथ पर नाखून मारते बोली थी। दनियाल मजीद लब भेज गया। ये तकलीफ कुछ भी नहीं थी उस तकलीफ के आगे जो उसने पूरे दिन सही थी। आरजू के पाँव में शीशे के टुकड़े अंदर तक धंसते जा रहे थे। उसे शदीद तकलीफ होने लगी थी। वो रोने लगी थी। पाँव से खून बहता फर्श पर निशान छोड़ रहा था, जबकि वो बगैर उसकी तकलीफ की परवाह किए उसे घसीटता पुराने स्टोर रूम में लाया और उसे झटके से अंदर फेंक दिया। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे रिहाई हासिल करने का। आरजू खान, ये है तुम्हारी रिहाई। उसने दरवाजे जोर से बंद किया था। आरजू खान के खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके पाँव बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अपने वजूद को संभालना मुश्किल लग रहा था। वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। दनियाल, निकालो उससे बाहर। तुम्हें पता है ना उसे उसका डर। नूर बेगम बाकी सबके साथ बाहर आते दनियाल को डांटते हुए बोली थी, मामा मैं नहीं निकालूंगा। वो गहरे गहरे सांस भरता गुस्सा कम करने की कोशिश करता बोला था, हटो तुम। नूर बेगम उसे आंखें दिखाती स्टोर का दरवाजा खोलने आगे बढ़ी। अगर किसी ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी तो आरजू खान का मैं अभी इसी वक्त तलाक दे दूंगा। वो लब भेजे सख्त तासर चेहरे पर सजाए बोला था। रुखसार बेगम का दिल धक से रह गया। नूर इधर आ जाओ। रुखसार बेगम ने रोते हुए नूर को इधर बुला लिया जो बेटे को घूर रही थी। तुम उसके शौहर हो दनियाल, तुम वही करो जो तुम्हें दुरुस्त लगेगा। उसके हक में बेहतर हो। आप सब लोग चले यहाँ से। रुखसार बेगम जब्त से बोलती वहां से पलट गई। अंदर दरवाजे के साथ लगी आरजू रोने लगी थी। सब लोग वहां से चले गए सिवाय दनियाल सफी खान के। दनियाल, दरवाजा खोलो। चूहों को बाहर निकलते देख आरजू चीख पड़ी थी। ना उससे उठा जा रहा था, ना कोई उसकी मदद के लिए आ रहा था। दनियाल, दरवाजा खोल दो प्लीज। वो पीछे को होती चीख रही थी। एक पाँव में शदीद तकलीफ और दूसरा उसका सबसे बड़ा डर सामने था। चूहों को अपनी जानिब बढ़ते देख आरजू की दिल खराश चीख निकली। बाहर दरवाजे पर खड़े दनियाल के दिल को कुछ हुआ था और अंदर बैठे नफूस उसकी चीखों पर सर झुका गए। आरजू खान घर की रौनक थी। उसकी शरारतें, लड़ाइयाँ सब अनोखी होती थी। दनियाल, वो शिद्दत से रोते बोली थी। उसके पाँव से खून रस कर नीचे गिर रहा था। चूहे उसके अब करीब आने लगे थे और आरजू को अपना दिमाग माफ होता महसूस हो रहा था। उसे अपनी सांसें कम होती महसूस हो रही थी, जैसे अभी मौत का फरिश्ता उसकी रूह खींच लेगा। दनियाल, वो इतनी बुलंद और तकलीफ से चीखी थी कि दनियाल का दिल घबरा उठा। उसने दरवाजा खोला। वो सामने फर्श पर गिरी पड़ी थी। रोते हुए कांपते वजूद के साथ वो पीछे की जानिब खिसक रही थी। दनियाल दर्जनों बैठा। आरजू खान ने तेजी से उसके सीने में छुपने की कोशिश की। उसका सारी सर भारी हो रहा था। अब प्लीज
उसकी हिचकियां बंद गई थी, उसका वजूद हौले से लहस रहा था। उसने दनियाल की शर्ट को मजबूती से अपनी मुट्ठियों में जगह लिया था। दनियाल के सीने में मौजूद दिल तेज रफ्तारी से धड़का, वो लब एक दूसरे में पोस्ट किए उसे बाजू में भर गया। आजू खान नीम बेहोशी में जाने क्या बड़बड़ा रही थी। उसके पाँव से खून रस रहा था, बिखरे बालों में उसके वजूद पर दनियाल की काली शाल थी। वो उसे बाजुओं में भरे अंदर लाया था। किसी ने भी उठकर उसके पास जाने की जुर्रत नहीं की थी। आजू खान के गुज्जज वजूद ने दनियाल सफी खान के दिल में एक तूफान बर्पा कर दिया था। उसने आजू को थर्ड फ्लोर की फर्स्ट रूम में ले जाते बेड पर लिटा दिया। वो अब भी बच्चों की तरह उसकी शर्ट मुट्ठियों में पकड़े हुए थी। उसके चेहरे पर खौफ था, चेहरा सफेद पड़ने लगा था और दनियाल सफी खान अपनी कफिया से बुरी तरह घबरा रहा था। शर्ट उसकी मुट्ठियों से आज़ाद करवाते उसने आरजू के वजूद पर कंफर्ट डाला और खान बाबा को कॉल करते डॉक्टर को लाने का बोला। उसकी नीली आंखें सख्त होती आरजू के चेहरे पर अटक गई थी। वो उसके करीब बेड पर बैठ गया। उसके चेहरे को देखते दनियाल के दिल ने एक बिट मिस की थी। वो जोर से आंखें मीच गया था। 10 मिनट बाद डॉक्टर आई थी। सबसे पहले उसके पाँव में लगे शीशे की टुकड़ों को पाँव से निकाला था, जिस पर आजू की नींद बेहोशी में दबी दबी सिसकियां निकलने लगी थी। एक बड़े टुकड़े को निकालते आजू की दिल खराश चीख निकली। दनियाल ने तेजी से आगे बढ़ते उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में लिया था। उसकी तकलीफ दनियाल के दिल में तूफान बर्पा कर रही थी। डॉक्टर ने पाँव की ड्रेसिंग की और फिर एक इंजेक्शन आजू का लगाया था। मेडिसिन लिखकर दनियाल की तरफ बढ़ा दी। इन्हें चलने मत दीजिएगा वरना जख्म मजीद गहरे हो सकते हैं और इनका पूरा ख्याल रखें। इन्हें किसी बड़े शाख से दूर रखें। डॉक्टर हिदायत देती चली गई। दनियाल ने साहबत में सर हिलाते खान बाबा को आवाज़ दी थी, जो फौरन हाजिर हुए। दनियाल ने खान बाबा को मेडिसिन लाने को बोला और ख़ुद आजू खान के करीब आते उस पर अच्छे से कंफर्ट दुरुस्त किया। दुआ करो जो मैं सोच रहा हूँ वैसा हरगिज़ ना हो, वरना मेरे साथ तुम्हारा भी सुकून हारक होगा। वो उसके कान के करीब झुकते संजीदा तपिश भरी आवाज़ में बोलता, उसके चेहरे पर नजरें डालता कमरे से बाहर निकल गया। मामा, खौफ से भरपूर आवाज़ पर दनियाल ने चौंक कर उसे देखा। सारी रात वो उसके सराहने बैठा रहा था। रात तो आंखों में ही कट गई थी। दिल बहुत बेचैन हो रहा था। अब सुबह के 7 बजे उसकी खौफ से लबरेज पुकार पर दनियाल ने झट से उसकी जानिब देखा। मुसलसल 2 रातें जागने और फिर आजू की वजह से ख्वार होते उसकी खुद की आंखें सुर्ख हो रही थी। पानी। वो अब भी मंदी मंदी आंखें खोले आस्तगी से बोली। पाँव में शदीद दर्द की लहरें उठती महसूस हो रही थी। दनियाल ने जल्दी से साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया। आजू ने होश संभालते अब अपने करीब नीम दराज दनियाल को देखा था। रात की पूरी दास्तान याद करते यकदम ही उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। उसने लब भेजे, पानी के गिलास उससे लेते लबों को लगाया और 2 घूंट भरते गिलास जोर से सामने दीवार पर दे मारा। यहाँ क्या कर रहे हैं? अब आप दफा हो जाए यहाँ से। दे तो ली है सजा, अब क्या मारने का इरादा है? वो चीखी थी। दनियाल सख्ती से लब एक दूसरे में फोस्ट किए उसके लब सुन रहा था। उसका सर पहले ही शदीद दर्द से फट रहा था और ऊपर से उसकी छुपती आवाज़ किसी हथौड़े की जब्त की मुतादिफ थी। आवाज़ नीची रखकर बात करो, अपनी हरकत का तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है क्या? दनियाल गुस्सा काबू करने के चक्करों में सुर्ख होते हुए उस चेहरे समेत बोला था। आजू ने खूनखार नज़रों से उसे घूरा। हाँ है, और मैं ऐसा ही करूँगी। सुना तुमने? अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वो हर्षानी होती चीखी थी। पाँव में शदीद जलन और दर्द महसूस हो रहा था। दनियाल ने सब नजरों से उसे देखा। बकवास बंद करो अपनी, मैं भी देखता हूँ कहाँ भाग कर जाती हो तुम मुझसे। ये अगर जिद है तो फिर जिद ही सही। आजू खान, तुम मुझसे हरगिज नहीं भाग सकती। वो शिद्दत से उसका चेहरा दबोचे गड़गड़ाया। एक पाँव में जलन और दूसरा उसकी सराखी शिद्दत भरी गिरफ्त चेहरे पर महसूस करते आजू की आंखों से आंसू निकल आए थे। तुम जाहिल इंसान। उसका लहजा लड़खड़ा गया था। आंसू चेहरे पर रवानी से बहने लगे थे। सामने वाली की शफाकत भरी नजरों में देखते आजू को अपनी बैकबोन में ससराहट सी होती महसूस हुई थी। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मैं मर जाऊंगी मगर अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। आजू अपना सर झटकते खुद का चेहरा उससे छुड़वाती धाड़ी थी। दनियाल ने गुस्से से मुट्ठियां भीज ली। वो खुद को कुछ भी गलत करने से बात रख रहा था। जाहिल हो तुम, बस
मुझ पर रब झाड़ना आता है। एक रिश्ते की आड़ में तुम मुझ पर अपना गुस्सा उतारते हो। जाहिल शख्स, तुमसे अच्छा तो वो दराब था, कम से कम जो भी था सामने। वो बोलते बोलते रुक गई जब दनियाल ने मजबूती से उसके लबों अपनी मुट्ठी में जकड़े थे। एक सिसकी आंसू के लबों से खारिज हुई थी। खबरदार, अगर तुमने उस मास्टर के साथ मुझे मिलाने की कोशिश की, मैं इधर ही तुम्हारी जान निकाल लूंगा। वो उसके बालों पर गिरफ्त मजीद सख्त करते शोलाबार नजरों से उसे देखते दहाड़ा था। आरज़ू ने बेड पर जोर से पाँव मारते साथ अपने हाथ से उसकी गिरफ्त ढीली करनी चाही थी। कई नाखून दनियाल के हाथ पर खराश छोड़ गए थे और अब फिर से आरज़ू के पाँव के जख्म रसने लगे थे जिनसे खून बहना शुरू हो गया था। दनियाल ने बेसख्त उसके बाल छोड़ दिए। वो शिद्दत से धाड़े मारे रोने लगी थी। पाँव में शदीद जलन हो रही थी और अब बालों में होती तकलीफ से उसका दिल किया वो मर ही जाए। दनियाल ने सख्ती से लफ्ज़ भेज लिए। एक गहरा सांस भरते उसने खुद को नामुल करने की कोशिश की थी। दर्द हो रहा है। वो घुटनों के गर्द लिपटे उसके बाजू पर धीरे से हाथ रखते थोड़ी नरम लहजे में बोला था, नहीं झाले इंसान, सुकून मिल रहा है। नजर नहीं आ रहा तुम्हें खून निकल रहा है। आरज़ू सर उठाते रोते हुए चीखी। दनियाल ने सख्त नजरों से उसे देखा। किसने कहा था तुम्हें इस तरह भागने को? हाँ। दनियाल बेड से उठ गया। अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते वो इसकी पाँव के करीब बैठ गया। थोड़ी देर पहले वाला गुस्सा उसके चेहरे पर कहीं नहीं था, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत सख्ती जरूर नजर आ रही थी। आरज़ू ने पाँव पीछे की जानिब खींचे, जिस पर दनियाल ने उसे घूरते वापस उसके पाँव पकड़ते अपनी गोद में रखे थे। वो अब बड़ी इख्तियार से उस पर मेडिसिन लगा रहा था और आरज़ू दांतों तले सख्ती से लब दबाए तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। 10 मिनट बाद दनियाल ने मुकम्मल ड्रेसिंग करते सर उठाकर उसे देखा। हो गया है। उसके चेहरे पर बिखरी तकलीफ की लकीरों को देख वो नरमी से बोला। आरज़ू ने नीम आंखों से उसे देखा। ये मत समझना मैं भूल जाऊंगी सब। दनियाल सफीर खान, सोचना भी मत, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वो हेजल आंखों से उसको उसके चेहरे पर गाड़े बोली थी। दनियाल ने उसकी नीम हेजल आंखों में झांका जिसके गोशे सुर्ख हो रहे थे। उसके दिल में एक तूफान बरपा हुआ था। पहले तुम फैसला करो, तुम्हें मुझे छोड़ना है या नहीं। वो बेड से उठता अब उसकी साइड पर आते उसे झटके से बाजू में उठा गया था। नीचे उतारो मुझे, वो उसके काला सख्ती से जकड़े बोली, फिर तुम गला फाड़ कर रोने लगोगी। वो नखूसों से बोला। आरज़ू ने तीखी नजरों से उसे घूरा। वो सही कह रहा था। वो चल नहीं सकती थी फिलहाल, वरना जख्म ताज़ा हो जाते। ये भी ठीक है, तुम मेरे नौकर बनने के लायक ही हो। वो हंसते उसे आग लगा गई। दनियाल ने सख्त नजरों से उसे घूरते उसके वजूद पर गिरफ्त सख्त कर ली। तमीज से बात किया करो मुझसे, ये तुम मत किया करो। दनियाल संजीदगी से बोलता उसे वॉशरूम के अंदर ले आया था। उसे तन्हाई नरमी और आहिस्ती से नीचे उतारा था। आरज़ू ने घूर कर उसे देखा। बाहर जाओ, आए बड़े इज्जत लेने वाले। वो उसे आंखें दिखाते बोली। दनियाल मुठियां भीड़ता बाहर निकल गया। आरज़ू ने गहरा सांस भरा था। 10 मिनट बाद उसने दरवाजा खोला। दनियाल बाहर ही खड़ा था। उसने झुककर उसे उठा लिया था। आरज़ू ने उसके गले से बाजू घुमाकर अपने दोनों हाथ बाहम जोड़ लिए। दनियाल ने उसके चेहरे को देखा था। इतने करीब से वो आफत दनियाल का ज़ब्र आजमा रही थी। उसने उसे बेड पर बिठा दिया। नीचे जाना है, मुझे भूख लगी है, वो मुंह बनाते बोली। दनियाल ने लब दांतों तले, पहले तमीज से बात करो फिर लेकर जाऊंगा। दनियाल सीने पर बाजू बांधे बोला। आरज़ू ने गुस्से से उसे घूरा। क्या ये शख्स उसकी बेबसी का फायदा उठा रहा है? आरज़ू ने दांत कुचले और खुद ही बेड से नीचे उतरते चलने की कोशिश की, लेकिन बेकार। वो बार बार शदीद तकलीफ की वजह से बेड पर ही गिर रही थी। दनियाल ने आबरूएं उचकाए। तुम होते कौन हो मुझे तमीज सिखाने वाले? मैं ऐसी ही बात वो बेड पर बैठे बोल रही थी। उसके पाँव नीचे झूल रहे थे जब दनियाल ने आहिस्तगी से नीचे झुकते उसके गुद से नरम लबों को अपने लबों की सख्त गिरफ्त में लिया था। आरज़ू खान की आंखें फैल गईं और धड़कनें यकदम बुरी तरह तेज हो गई थी। वो शिद्दत से उसकी सांसें खुद में उतार गया था। एक निश्वास दनियाल सफीर खान के सर चढ़कर बोला था। वो आहिस्तगी से उससे दूर होता नीचे झुके ही आरज़ू की हद से ज्यादा फैली हेजल आंखों में देख रहा था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें तमीज सिखाने वाला। और कुछ उसके गीले लबों को अंगूठे से सहलाते वो गंभीर आवाज में बोला।
बोला, जबकि आरजू का दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। यूं जाहिल इंसान, वो यकदम भड़क उठी थी। उसने साइड टेबल पर पड़ा शो पीस उठाते धनियाल की तरफ करते उसे मारना चाहा था। जब धनियाल ने उसकी नाजुक कलाई पकड़े, शो पीस उसके हाथ से लेते वापस मेज पर रखा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वो झुकते उसके गुदगुदे से वजूद को बाजू में उठा गया था। आरजू की बेहद तेज होती धड़कनें उसे अपने कानों में धड़कती महसूस हो रही थी। गुस्से और खफत से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो सीढ़ियां उतरते उसे नीचे ले आया था। डाइनिंग रूम में इंटर होती सबने नजरें उठाकर इन्हें देखा। खफत से आरजू का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो जोर से आंखें मीच गई, जबकि धनियाल ने आहिस्तगी से उसे कुर्सी पर बिठा दिया। तबीयत कैसी है आपकी? शहीद साहब बेटी को देखते बोले, जिस पर वो साहबत में सर हिला गई। रुखसार बेगम पहलू बदल गई। वो तो आरजू की तरफ देख ही नहीं रही थी। आरजू ने मुंह फुलाया। धनियाल को तंग करने के चक्करों में वो माँ का भी दिल दुखा चुकी थी। आप नाश्ता ऊपर ही कर लेती बेटा। आगा जी ने की नरम आवाज पर आरजू ने नाश्ता करते इन्हें देखा। मैं तो करना चाहती थी लेकिन धनियाल जी ही नहीं माने, कह रहे थे नहीं मैं तुम्हें उठाकर नीचे लेकर जाता हूँ। वो बोली तो सबने बेक वक्त धनियाल को देखा। जूस का गिलास लबों से लगाया। आरजू की हेजल चमकती आंखों में देखते धनियाल को अछू लगा था। सबके लबों पर दबी दबी हंसी वाजे हुई थी। इतनी इज्जत धनियाल जी, वो भी आरजू की तरफ से। उसे हजम ही नहीं हो रहा था। मेरा हो गया, मुझे बाहर लॉन में जाना है। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया था। इरादा धनियाल को भरपूर तंग करने का था। वो अपनी बेबसी से भी तो धनियाल को तंग कर ही सकती थी। धनियाल ने अभी ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। वो गहरा सांस भरते उठ गया, उसे बाजुओं में उठाए वहां से बाहर ले गया। बाहर लॉन में लाते उसे कुर्सी पर बिठा दिया। मुझे कमरे में जाना है। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे जब वो फिर से बोली। धनियाल ने सख्त नजरों से उसे घूरते खामोशी से उसे उठा लिया था। लगता है तुम्हें ज्यादा ही मेरे बाजू पसंद आ गए हैं। वो चलते हुए सुकून से बोला था। आरजू ने गंदी सी शक्ल बनाई थी। हाँ बहुत, और जो चीज मुझे बहुत पसंद है मैं उसका हशर कर देती हूँ। आरजू ने जोर से धनियाल के बाजू पर दांत से बाइट की थी कि बेसाख्त हुए अमल पर वो चौंका था। और आरजू मैडम उसके बाजू से निकलती जमीन बोस हो गई। वो धड़ाम से हाल के फर्श पर गिरी थी। धनियाल ने शर्ट का बाजू फोल्ड करते देखा, वहां गहरे दांतों के निशान थे। और फिर जमीन पर पड़ी आरजू को डाइनिंग टेबल से ही सब ने किसी आवाज पर दरवाजे की जानिब देखा, जहां आरजू जमीन पर पड़ी थी। हाँ 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 हाँ, धनियाल का कहकर बुलंद हुआ। वो चेहरे पर हाथ रखते हंस रहा था, जबकि जमीन पर पड़ी आरजू लब भेज गई। वो गिरी भी तो अपनी गलती से ही थी, जबकि धनियाल अब भी हंसे जा रहा था। आरजू ने उसे घूरा था, फिर उसकी आंखें साख्त पड़ गई। आरजू ने कई सालों बाद उसे यूं तरह खुलकर हंसते देखा था। वो मोहब्बत सी उसकी हंसी में खो गई थी। अगर वो दोनों जानी दुश्मन ना होते तो आरजू के दिल में शिद्दत से उसे छूकर इसकी हंसी महसूस करने की ख्वाहिश जागी थी। वो दुश्मन बैठ गया। उल्टे काम का उल्टा नतीजा। वो फिर से उसे उठाकर चलने लगा था। आगा जी समेत बाकी सब ने भी हंसते हुए इन दोनों को देखा। अब ये तो तय था घर में रौनक अपने अरूज पर लगेगी। तुमने जानबूझकर मुझे गिराया, वो मुंह फुलाए बोली थी। हाँ, और एक फिर उधर सीढ़ियों से गिरा दूंगा अगर अभी तुमने मुझे आप नहीं बोला। वो यकदम ही सख्त तासर लिए बोला। आरजू ने देखा उसके चेहरे पर यकदम बहुत तेजी से खतरनाक तासर छा गए थे। मैं कुछ कह रहा हूँ, वो आरजू के वजूद में उंगलियां ठोस करते बोला। आप? आरजू उसके बाजू में समेटती लखड़ाते लहजे में बोली थी। धनियाल ने साबत में सर हिलाते चमकती नीली आंखों से उसके देखा। वो उसे रूम में ले जाते बेड पर बिठा कर पलटा। सुने, मुझे मेरी किताबें पकड़ा दे। आरजू ने नहाया तमीज से पुकारा था। फिलहाल उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अकेली इस रूम में थी और धनियाल ही फिलहाल उसका सहारा था। धनियाल ने सोफे पर बिखरी उसकी किताबें उसे पकड़ा दी, वो पेन भी। वो जाने को पलटा जब वो फिर लब दबाए बोली थी। धनियाल ने बुरी तरह दांत कचकाए, जबकि आरजू अपनी हंसी जब्त कर रही थी। वो पेन पकड़ा था उसके कमरे से निकल गया। अब आरजू शरारती अंदाज में हंसी थी। अब देखना कैसे खिदमत करवाती हूँ तुमसे, वो मुंह बनाए बोलती किताब खोल गई। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मेरी बीवी को अपनी गाड़ी में घर छोड़ने गए। महल ने अपनी थोड़ी पर गन की नोक महसूस करते सामने देखा। वो फुल ब्लैक कपड़ों में मुबलिस था। उसके सर पर हट थी और चेहरे पर निकाब। सर्द आवाज में बोलते वो कमरे में अजीब सी पुरसरारी उतार रहा था। मेरी हिम्मत
तुम ने देखी कहाँ है अभी, और मेरी होने वाली बीवी ने मुझसे आधा सच बयान किया। खैर उसे तो मैं देख लूँगा, पहले तुम्हारी खातिर तवाज़ुन को एंजॉय कर लूँ। वो अस्त्रीय अंदाज में बोला था, वो इस वक्त घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथ पीछे बांधे गए थे। उसकी बात सुनते सामने खड़े गैंगस्टर के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो तुमसे अनजाने कितने और झूठ बोले। खैर मेरी चीज़ों को छूने वाले के मैं हाथ काट देता हूँ। वो नीचे झुकती आवाज़ में गड़गड़ाया। वो नीचे झुकती है, अपनी हेजल ग्रीन आंखें उस पर गाड़ते दबी दबी आवाज़ में गड़गड़ाया। उसने रेवलर निकालते माहल के बाजू पर फायर किया, जिससे गोली उसके बाजू को छूकर गुजर गई। माहल ने शदीद तकलीफ से लब भेज लिए। जब बाहर से आती आवाज़ों पर उसने चौंक कर इधर उधर देखा। मैं एक एडिक्ट हूँ, चलती फिरती मौत। मैं खुद एक ट्रैकिंग डिवाइस हूँ, अपने ससुरालियों से मिल लो। वो तंजिया हंसा था जब दरवाजे पर लात मारते कुछ कांस्टेबल अंदर आए थे। अलेक्जेंडर की आंखों में सुकून फैल गया था। बेस्ट ऑफ लक, वो झुकते बोला, और फिर चंद पल में इन कांस्टेबल को ढेर करता महल खुद जाने मुड़ा। लेकिन बाहर से आती कई कदमों की आवाज़ पर वो लब भेजे वहाँ से निकल गया था। दूसरी जाने महल ने अपने बाजू में दर्द की ठेसें उठती महसूस की थी। महल तुम ठीक हो? जमशेद खान अंदर आते उसके हाथों को आज़ाद करते बोला। वो धीरे से साबत में सर हिला गया। उसने पॉकेट में रुमाल निकालते उसने बाजू पर बांधा था। तुम हॉस्पिटल जाओ, फिर मुझसे मिलना। जमशेद खान उसका कंधा थपथपाते हुए बोले थे। माहिल सर हिलाता वहाँ से निकला। वो हमेशा ही खुद में कहीं ना कहीं ट्रैकिंग डिवाइस छुपा कर रखता था, लेकिन शायद अलेक्जेंडर ने उसे आम सा आदमी समझ लिया था, तभी वो बहुत आम अंदाज में उसे मारने वाला था। लेकिन अब जाने क्या होगा। पहली बार अलेक्जेंडर की हार हुई थी, और दूसरा माह के करीब उस शख्स की मौजूदगी ने उसका दिमाग भंग से उड़ा दिया था। अनजाने वो अब माहल राना के साथ क्या करने वाला था। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, अहमद ने रेस्टोरेंट में बैठे रानिया को देखते कहा, जो फिरोजी फ्रॉक में मुबलिस थी। उसका दिल घबरा रहा था, चेहरे पर डर के एहसास थे। हैं रानिया, क्यों डर रही हो यार? मैं हूं ना। अच्छा बताओ, शादी के फंक्शन में क्या पहनना चाहोगी तुम? वो उसके हाथों को अपनी तपिश भरी गिरफ्त में लेते बोला। रानिया ने मुस्कुराकर उसे देखा था। जो आपको पसंद हो, वो सुर्ख होते हुए चेहरे समेत बोली थी। अहमद खुलकर मुस्कुराया था। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा रंगों में देखूंगा। वो चमकती काली आंखों से उसे देखते बोला था। रानिया का दिल खुशी से झूम उठा था। पहले वाला खौफ और घबराहट अब ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। आपको पाकर मैं बहुत खुश हूँ अहमद, वो मुस्कुराकर बोली थी। अहमद ने लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजा ली। डैड अभी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं, 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। मैं उनसे हमारी शादी की बात करूँगा। मैं भी चाहता हूँ मैं तुम्हें पालूँ। अहमद उसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत करते बोला। रानिया का दिल तेजी से धड़का था। उसके चेहरे पर गुलाल बिखर गया। मैं और इंतजार नहीं करना चाहता रानिया, मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। खैर कल हमारे घर एक छोटी सी पार्टी है, तुमने ज़रूर आना है। अहमद उठते हुए बोला। रानिया बेबसी से उसे देखा। प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अहमद आंखों में दासी लिए बोला तो रानिया ने साबत में सर हिलाया था। और जहाँ वैसे भी अहमद उससे बहुत मोहब्बत करता था, वो हर पल उसका ख्याल रखता था। रानिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि अहमद जैसा ख्याल रखने वाला इंसान उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाला है। ऐसे में वो अहमद को नाराज़ हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, तभी फ़ौरन से मान गई थी। कहाँ गई वो फाइल? जमशेद खान ने पूरी अलमारी छान मारी थी और अपने कमरे का एक एक कोना छान मारा था, लेकिन वो फाइल इनके लॉकर से अनजाने कहाँ गायब हो गई और अब मिल नहीं रही थी। वो फाइल उनके लिए बहुत अहम थी। वो घर से गुस्से से निकलते सीधे स्टेशन आए थे। माहिल भी इनके सामने बैठा था। उसके बाजू में सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। क्या हुआ सर, इतने परेशान क्यों है? माहिल ने जमशेद खान को देखते कहा, जिस पर वो लब भेज गए। उसमें बहुत एहसास इन्फॉर्मेशन थी। वो किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहते थे। एवरीथिंग ओके। महल ने अपने बाजू की जानिब देखा। उसे थोड़ी तकलीफ हो रही थी। जमशेद खान ने सद आह भरी थी। मेरी एक बहुत अहम फाइल मेरे घर के लॉकर से गायब हो गई है। जमशेद खान लब भेजे बोले तो
माहल ने अफसोस से इन्हें देखा। अब ऊपर से मुझे पर प्रेशर बनेगा, मुझे किसी भी कीमत पर वो फाइल चाहिए। जमशेद साहब बाहम हाथ जोड़े बोले थे, चीफ सेलेक्टर मुझ पर दबाव बढ़ाएंगे, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं खुशी भी होगी। जमशेद खान आखिरी बार तंजिया बोले थे। माहल ने चौंकते इन्हें देखा। क्या मतलब सर? वो नासमझी से बोला। उस फाइल में उन तमाम लोगों के नाम थे जो डेडली गैंगस्टर के साथ मिलकर हमारे डिपार्टमेंट को खोखला कर रहे थे। मुझे चीफ सेलेक्टर पर भी शक था। मैं ये काम तुम्हें देता हूँ माहल। वो फाइल मेरे घर से गायब हुई है, या तो कोई बाहर वाला आया या फिर वो कहते कहते रुक गए। माहल का ध्यान बेसाख्त महक की जानिब उठा। वो लब भेज गया। सर, क्या आपको नहीं पता इस फाइल में किसका नाम है? हम इस तरह इंसानी से इन्हें पकड़ सकते हैं। माहल ने आसान हल पेश किया था। जमशेद खान ने अफसोस से उसे देखा। नहीं, वो फाइल मैंने खोलकर भी नहीं देखी थी। मैं और कुछ भरोसेमंद टीम को लेकर डायरेक्ट सीबीआई के पास वो फाइल पहुंचाने वाला था। जिस खुफिया आदमी ने मुझे फाइल दी थी वो भी मारा गया। जमशेद खान बहुत परेशानी से बोले थे। माहल ने लब दबाते कुछ सोचा। ओके सर, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आप परेशान ना हो। वो सर हिलाते बोला था। जमशेद खान ने साहबत में सर हिलाया। और मेरी बेटी पसंद आ गई तुम्हें? वो मुद्दे बदल गए। माहल ने मुस्कुराते हुए साहबत में सर हिलाया था। जमशेद खान ने खुशी से उसे देखा। तो फिर कब तक शादी की डेट फाइनल करें? जमशेद खान खुश थे। 15 दिन बाद। माहल मुस्कुराकर बोलता, इनसे हाथ मिलाता वहां से निकल गया। इरादा उनके घर जाने का था।